अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां इस वक्त दोनों पार्टियों बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त और शानदार इलेक्शन मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने एक के बाद एक नाराज नेताओं को मनाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी से नाराज नेताओं को एक एक करके खुद अपने पार्टी में शामिल कर रही है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने पहले मानवेंद्र सिंह जसौल से बंद कमरे में लंबी बातचीत की और माना जा रहा है कि बात बन गई है और बीजेपी उन्हें राजसमंद से टिकट भी दे सकती है। शिव विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी के बागी रविंद्र सिंह भाटी से भी भजनलाल शर्मा ने खुद मुलाकात की है और अब जल्द ही रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ऐसे ही चंद्रभान आक्या, उनकी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दूर कर दी है और उन्हें साथ लेकर चित्तौड़गढ़ सीट पर पार्टी को मजबूती दिलाई है। अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में बाबू सिंह राठौड़ की नाराजगी दूर करके बीजेपी ने यहां पर भी एक बड़ा दांव चल दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो पहले राहुल कासवां को पार्टी में शामिल कराया गया, शुरू से उम्मीदवार बनाया गया। अब वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले प्रहलाद गुंजल के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने रास्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की इस चुनावी स्ट्रैटेजी से राजस्थान के समीकरण बदल भी रहे हैं और चुनाव भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। समीर जी, मुझे भी आप बता रहे थे, समीर जी बता रहे थे, बड़ा दिलचस्प मैसेज भी चल रहा है फोन पर, नेताओं के फोन पर पहुंच रहा है। बिल्कुल, राजस्थान में जिस तरीके से पार्टियों में भर्ती चल रही है, खबरें आ रही है कि वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए गए और व्हाट्सएप पर नाराज नेताओं को आइडेंटिफाइड करके उन्हें मैसेज भेजा जा रहा है कि क्या आप अपनी पार्टी से नाराज है, अगर नाराज है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए। मतलब भर्ती प्रक्रिया बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक, बूथ मैनेजमेंट देखने वाले लोगों तक और मंडल देखने वाले लोगों तक शुरू हो चुकी है। राजस्थान में इस समय सबसे ज़्यादा, अभी पिछले सप्ताह ही 1200 से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं ने और दूसरे दल के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी एक साथ ज्वाइन की है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दल बदल का दौर शुरू हो गया और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस से एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक ऐसा वर्ग है जो पार्टी के अंदर इस तरीके से जो लगातार भर्ती हो रही है उससे नाराज हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि कुछ नेता कांग्रेस की तरफ भी जा रहे हैं। जिस तरीके से बताया कि राहुल कस्बा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, भाटी तो खैर कांग्रेस के ही नेता रहे, बड़े नेता रहे, उनको टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय लड़े और चुनाव जीते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता है कि जो आने वाले दिनों में और अभी पाला बदल सकते हैं। वो भी नॉमिनेशन शुरू हुआ है राजस्थान में कुछ सीटों को लेके, आने वाले दिनों में कुछ और सीटों पे होगा। तो मुझे लग रहा है कि नॉमिनेशन जब तक विड्रॉ नहीं होता तब तक समझ में नहीं आएगी कौन किस पार्टी से उम्मीदवार है और किस पार्टी से कैंडिडेट है। और यही महाराष्ट्र की स्थिति है। महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से पार्टी बदलने का खेल जारी है। मुझे लग रहा है ये मतलब पार्टी के कार्यकर्ता तो कंफ्यूज है कि जो आज पार्टी के साथ है वो कल कहीं और नजर आ रहा है। वोटर भी इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज है कि वो किसको अपना नेता माने, जो कल तक उनके साथ था उसे माने या जो आज दूसरे दल से उनकी पार्टी में आ गया। किस पार्टी से ज्यादा, इनकमिंग किस में ज्यादा है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और जिस तरीके से सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर, मतलब सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से निराशा है और कांग्रेस नेतृत्व भी तय नहीं कर पा रहा कि उम्मीदवार कैसे उतरना है। वो रायबरेली और अमेठी में तय नहीं कर पा रहे, राजस्थान के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए, मध्य प्रदेश में नॉमिनेशन शुरू हो गया, कई सीटों पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किए कांग्रेस ने। तो कार्यकर्ताओं में भी इस बात को निराशा है और मुझे लग रहा है इसी निराशा का फायदा दूसरे दल उठाते हैं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है तो जहाँ कुछ सम्मान मिलेगा वहाँ जुड़ना चाहिए। और मुझे लग रहा है यह एक बड़ा कारण है कि लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास जा रहे हैं। अभी कल 2 कांग्रेस के विधायकों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वहाँ कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अच्छा, और भजनलाल शर्मा तो चूंकि मुख्यमंत्री संगठन के आदमी हैं तो वो पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। राहुल जी, देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, मानवेंद्र सिंह की भी हमने बात की। मानवेंद्र सिंह, जसवंत सिंह बड़े नेता रहे हैं बीजेपी, उनके बेटे हैं और उसके बाद जसवंत सिंह को जो ट्रीटमेंट मिला उसके बाद वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, फिर कांग्रेस का साथ जो है उन्होंने थाम लिया था। और अभी भी देखिए, कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी उनको अपने साथ लेने की गई थी और कोशिश जोधपुर से चुनाव लड़ाने की गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से उनकी मनस्थिति वैसी नहीं थी। अब बीजेपी में कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी का साथ जो है वो मिलेगा और बीजेपी में वो आना चाहते हैं। तो एक अच्छे, मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छा नेता जो है वो बीजेपी का साथ पकड़ेगा। उनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो भी बीजेपी की है, तो ये तो ठीक है। लेकिन राजस्थान में लगभग, अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दोनों साइड से लगभग दर्जन भर नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं।
तो बीजेपी के भी कुछ लोग जो हैं राहुल कसवा जैसे लोग जो हैं चुरू में, वो जो है कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। और इससे देखिए अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वहाँ पे बन रहा है राजस्थान में, और कोशिश ये चल रही है कि किस तरह से सभी सीटों पर बेहतर जो है दोनों पार्टियां कर सकें। अगर हम विधानसभा का चुनाव भी देखें तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई बुरा चुनाव वहाँ पे लड़ा था, हाँ हार हुई है, लेकिन अशोक गहलोत ने कोई खराब चुनाव वहाँ पे नहीं लड़ा था। अब वहाँ की जनता ने तय किया कि वो जो है बीजेपी को चाहते हैं। इस बार मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में ठीक ठाक जो है वो चुनाव देखने को मिलेगा। तस्वीरें देख करके ख्याल है वसुंधरा राजे समीर जी इस वक्त मतलब पूरी तरीके से डॉर्मेंट है, या भाई लोकसभा का चुनाव है तो पार्टी का हर नेता एक्टिव होना चाहिए? नहीं, वसुंधरा राजे प्रचार कर भी रही है और उनके बेटे को दुष्यंत को 5वीं बार टिकट दिया, लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वसुंधरा का पूरा सम्मान है। कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा आती रहती है बैठक, लेकिन ठीक है, पार्टी नेतृत्व ने तय कर लिया कि भाई नया नेतृत्व आएगा, भजन लाल नए मुख्यमंत्री दिए, तो निश्चित रूप से भजन लाल के लिए परीक्षा की घड़ी है कि वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार विधायक बन के मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें बताना पड़ेगा। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष को ये बताना पड़ेगा कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष है तो सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। 2014 और 2019 में जीती थी, 2024 में भी जीतने की तैयारी कर रही है। वसुंधरा को जरूर ये लग रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें कोई बड़ा एक सम्मानजनक पद केंद्र में देगा। मुझे लग रहा है कि चुनाव के बाद वसुंधरा के लिए भी शायद या तो गवर्नर बनाया जाएगा या कहीं एडजस्ट किया जाएगा। वसुंधरा पार्टी के साथ है और चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया उसने और नेताओं से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री प्रदेश में ज्यादा एक्टिव है, प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है कि वसुंधरा के 2-3 करीबी नेताओं ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिए और कांग्रेस ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये जरूर एक वसुंधरा के लिए चिंता की बात होगी। हालांकि खबर यह कि वसुंधरा से कहा गया है कि वो अपने नेताओं से बात करें जो पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और कांग्रेस जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वसुंधरा पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता है। वसुंधरा की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी कि उनके लोग पार्टी छोड़कर जाए। मुझे लगता है आखिर में वसुंधरा होना मना लेगी, लेकिन वसुंधरा का पूरा सम्मान पार्टी के अंदर बना हुआ है। जी हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, एक तो ये कि जब हम कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है तो राजस्थान में शायद कांग्रेस भी कुछ कर ले जा रही है, हाँ, इसलिए हमको दिख रहा है। बिल्कुल। वरना देश के हर राज्य में जिस तरह से आप सोचिए, अनिल बलूनी जी जो मीडिया देखते थे, अभी वो गढ़वाल लड़ने गए हैं और जाते ही उन्होंने जो बद्रीनाथ के विधायक थे कांग्रेस के, उनको उन्होंने पार्टी में शामिल करा लिया। अब ये लगभग हर जगह एक अलग किस्म का भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग चल रहा है कि जितने भी ताकतवर लोग हैं वो उस लोकसभा में हैं तो उनको अपने पक्ष में लाए। कांग्रेस पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, चाहे वो राहुल कसवा हो या दूसरे नेता हो, जिनको यहां टिकट नहीं मिला, लेकिन इस सब के बीच में 2-3 खबरें बहुत ध्यान से देखी जानी चाहिए, तो आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है और क्या उसका राजनीति पर असर पड़ेगा। जैसे मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में जो भी इधर उधर जा रहे हैं उससे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। भजन लाल जी लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री हैं, विशुद्ध संगठन के व्यक्ति रहे हैं, वो लोगों को जिस तरह से मना ले रहे हैं, क्योंकि जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा कद न होने का फायदा नुकसान दोनों होता है, उनको फायदा हो रहा है, वो हर किसी से आसानी से मिल ले रहे हैं। राजस्थान में जितने तरह के गुट थे, बीजेपी में जो भी 2-3-4 गुट थे, उन सब के साथ उनकी अच्छे से बातचीत हो जा रही। और इसके बीच में मनोहर लाल खट्टर और संजय भाटिया की मंच पर जो बातचीत हुई है बगल के हरियाणा में, वो सबको सुनना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हमको जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको करनाल से चुनाव लड़ना है तो मैंने कहा एक मेरी शर्त है, और वो शर्त ये है कि संजय भाटिया जी अगर मान जाएंगे तो। और संजय भाटिया कहते हैं कि 6.5 लाख से अधिक मतों से जिताकर भेजना है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत ये है, जहां पर उनका कार्यकर्ता वो कहता है कि हमको जो कुछ मिला है वो पार्टी से मिला है। और कांग्रेस में 5-5 बार के लोकसभा और राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी उनको क्या दे सकती है? ठीक है, या तो आप ये कहें कि राहुल गांधी इस स्थिति में पहुंचा चुके हैं कि हमको कोई भविष्य नहीं दिखता, तो ये दोनों का फर्क है। और वहां जाकर समीकरण में चाहे 2 नेता इधर चले जाएं या 4 इधर चले आएं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो समीकरण और मजबूत होता है। और राजस्थान में स्थितियां जो बदली हैं, विधानसभा चुनाव के बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये चेंज हुई है कि जो कहा जा रहा था कि भाजपा में कई गुट हैं, लोकसभा में कोई भी गुट काम नहीं कर रहा है, वो ध्वस्त हो चुका है। रागी जी। देखिए, चुनाव के समय जब खास करके जब चुनाव अंतिम स्थिति में आ जाती है तो ऐसे में पार्टियों का इधर से उधर जाना, पार्टी के लोगों का इधर से उधर जाना हमेशा होता है, हर प्रदेश में होता है। लेकिन उसमें एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जो ताकतवर है वो ताकतवर लोगों को अपने साथ लेती है। भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ उन्हीं लोगों को ले रही है जो वाकई उसके लिए काम
के काम दे सकते हैं, लोकसभा जिता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं लोकसभा में भी, वो दो कारणों से, या तो उनको टिकट नहीं मिला है या बहुत ज़्यादा वो उपेक्षित है। उनको लगता है अब यहाँ पर कोई हमारी राजनीतिक बिसात नहीं रह गई है, हमारा कोई राजनीतिक भविष्य नहीं रह गया है, और वो लोग चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत कौशल का परिचय दे रही है कि जितने भी ताकतवर लोग हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करो। जब हम कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त हम करेंगे, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़रूरी नहीं था कि गुजरात में जो है अर्जुन जी को अपने तरफ लेकर के आए। वो यदि नहीं भी लाते तब भी वो जीतते, लेकिन वो हर जगह अपना काम आसान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जरूर अशोक चौहान को उन्होंने ले आया अपने यहाँ, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि कांग्रेस को हम कितना कमज़ोर कर सके। भारतीय जनता पार्टी से जो लोग चुप के गए हैं वो इक्के दुक्के ऐसे लोग गए हैं जिनसे कोई भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। लेकिन कांग्रेस से जो टूट करके गए हैं वो कांग्रेस की जो कमज़ोर स्थिति थी उसको और उन्होंने कमज़ोर कर दिया है। तो ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है और ये पूरे देश में आपको देखने को मिल रहा है। एक प्रकार से कांग्रेस में आज के दिन में भगदड़ है। किसी ने सोचा नहीं था, लोग तो कांग्रेस के अंदर टिकट मांगने के लिए उत्तर प्रदेश में भी लोग लाइन में लगे रहते थे अशोक, लेकिन आज आप देखिए कि कांग्रेस का टिकट प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हम गुजरात में अमुक सीट से हम किसी का हम जिक्र नाम नहीं ले रहे हैं, रोहन गुप्ता कि हम टिकट नहीं लड़ रहे। और कोई ऐसा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि हम लड़ने हैं, जो हमारे पास पैसा बचा हुआ है हम क्यों इस चुनाव में बर्बाद करें, हमको पता है कि हम जीतने नहीं जा रहे हैं, तो ये प्रयोग करने की हमको आवश्यकता ही नहीं थी। आप देखेंगे कि जो कांग्रेस ने 91 सीटें अभी तक जो घोषित की है, सोचिए जरा, अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के पास लोग नहीं मिल रहे हैं जो उसको वाकई उस संघर्ष करने वाले लोग, जो वाकई लड़ाई वास्तविक तौर पे लोकसभा में लड़ सकते हैं, ऐसी क्षमता रखने वाले लोग उनके पास आज के दिन सर, एक बार फिर महाराष्ट्र की बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि सर भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक का जरूर जिक्र करना चाहता हूं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत है। ईश्वरप्पा ने वहां एक बगावत कर दी। ईश्वरप्पा उप मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता रहे, उन्होंने कहा है उनको बेटे को टिकट नहीं मिला। खबर यह भी आ रही है कि सदानंद गौड़ा जिनका टिकट काटा है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वह भी शायद कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कर्नाटक के अंदर जिस तरह से येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ जो प्रदेश अध्यक्ष बने और येदियुरप्पा के खिलाफ जिस तरह से बड़े नेता लगातार विद्रोह कर रहे हैं, पार्टी के लिए एक चिंता का विषय, क्योंकि ये सब बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के एस्टेब्लिश रहे, 50 साल की राजनीति करते रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, अगर ये वहां विद्रोह कर रहे हैं तो मुझे लगा कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा चिंता करने की जरूरत है। अच्छा, हम लोग जब बिहार की बात कर रहे थे तो चर्चा हुई थी इस बात की, पप्पू यादव आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बिहार में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। उनकी जन अधिकार पार्टी की हैसियत ही जो भी है सर, मतलब उतनी हमने चर्चा कर ली, वही अपने इलाके में जो कुछ वो वोट दिला पाए वो सही है। अच्छा, अब महाराष्ट्र की बात करेंगे। राज ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उनका एनडीए के साथ आना बताया, ऐसा चर्चाएं चल रही थी कि भाई उद्धव ठाकरे के सामने दूसरा ठाकरे खड़ा कराने की बीजेपी की कोशिश हो सकती है। समीर जी इसको लेकर भी खबर दे रहे थे कि शायद एक रेजिस्टेंस जो स्टेट यूनिट है बीजेपी की उसकी तरफ से, हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से कल राज ठाकरे ने मुलाकात की है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र की स्थानीय यूनिट है उसे बहुत ज्यादा भरोसे में नहीं लिया गया था। और खबर यह आ रही है कि उस यूनिट ने भी मतलब केंद्रीय नेतृत्व को कहा है कि राज ठाकरे किसी भी तरीके से हमारे लिए यहाँ एसेट नहीं बन सकते, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी रहेंगे और राज ठाकरे को लेने से हमें फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। संभव हो तो राज ठाकरे को दूर रखा जाए, क्योंकि राज ठाकरे राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को देने की स्थिति में नहीं है। पार्टी का यह सलाह है कि लोकसभा में राज ठाकरे को दूर रखा जाए, इसके बाद विधानसभा चुनाव के अंदर और जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे तब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कैसे लिया जाए। और पार्टी ने यह भी सलाह दी है कि अगर राज ठाकरे आते हैं तो यह प्रस्ताव दिया जाए कि अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय करे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनके उम्मीदवार या वो चुनाव लड़े। अब यह देखना होगा कि राज ठाकरे इसके लिए तैयार होते कि नहीं। यूनिट चाहती है कि लोकसभा में राज ठाकरे की हमें जरूरत नहीं है, उसके बाद विधानसभा चुनाव और जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे बीएमसी के और पीएमसी और टीएमसी के, उस समय राज ठाकरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल लोकसभा के लिए जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल राज ठाकरे के लिए बहुत आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के पास। हालांकि आखिरी निर्णय टाइम में भी पड़ सकता है क्या इनका? पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर केंद्रीय नेतृत्व ने अगर तय किया होगा कि राज ठाकरे को लेना है तो प्रदेश इकाई को मानना ही पड़ेगा।
अब क्या बात हुई है राज ठाकरे की और अमित शाह जी की, और क्या रणनीति तय हो रही है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अगर ऊपर निर्णय हो गया होगा तो प्रदेश इकाई उसे राहुल मानेगी। जी, देखिए, मुझे लगता है राज ठाकरे के आने से कोई बीजेपी को फायदा नहीं होगा। ये असेसमेंट जो है स्टेट यूनिट का भी उनका है कि इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है लेकिन फायदा तो कोई नहीं होने जा रहा है। और जो भी उनका बृहन मुंबई के इलाकों में या फिर पुणे के या नासिक के इलाकों में जो भी प्रभाव है, शायद वो भी अब काफ़ी कम हो गया है। तो उससे भी ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई वोट जो है बीजेपी के लिए खींच पाएंगे। बीजेपी वैसे भी बीजेपी जितनी सीटें अपने आप लड़ेंगी, जितनी सीटों पे खुद लड़ेगी महाराष्ट्र में, उतना ही उनको जो है फायदा हो सकता है और नुकसान होने की कम मतलब संभावनाएं कम हो सकती हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बहस नहीं है कि राज ठाकरे बहुत कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखिए मैसेजिंग का मसला है। भारतीय जनता पार्टी जहां काम कर रही है, और जो मैंने भी जो खबरें पढ़ी और जो कुछ पता चल रहा है कि वो चाह रहे हैं कि भाई राज ठाकरे के बेटे खुद चुनाव लड़ें दक्षिण मुंबई से, वो अपने किसी व्यक्ति। तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि राज ठाकरे को हम लेकर आ रहे हैं तो सिर्फ ठाकरे बनाम ठाकरे करना है, सिर्फ उद्धव ठाकरे के सामने राज ठाकरे को खड़ा करना है। भाजपा को भी ये भ्रम नहीं है, न तो अमित शाह को भ्रम है, न पार्टी को भ्रम है कि इससे कुछ बहुत कुछ हासिल होने वाला है। और ये तो सब जानते हैं ना, जब ठाकरे नाम लगा हुआ है, जब आप मंच पर भाषण करेंगे तो उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। वोट के तौर पर, सीट जिताने के तौर पर वो तो नरेंद्र मोदी खुद ही सक्षम है, उनसे बड़ा नाम कौन सा होगा। रागी जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राज ठाकरे के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। हाँ, यदि वो उटपटांग यदि उत्तर भारतीयों के बारे में बोलते हैं तो, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, कई बार हमने देखा है कि जो बहुत रेडिकल ऐसे रीजनल एलिमेंट्स हैं, जब बड़ी पार्टियों के साथ आते हैं तो उनका सामाजिकरण होता है। आप शिवसेना को आप देख लीजिए, शिवसेना जो है एक समय जितना अतिवादी था और जितना लोकलाइज्ड अतिवादी था, भारतीय जनता पार्टी वो तब तक वो महाराष्ट्र से बाहर शिवसेना बाहर निकल नहीं पाती थी और महाराष्ट्र से बाहर उसकी कोई दृष्टि नहीं थी भारत की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते लड़ते आपने देखा होगा कि शिवसेना का भी वो जो मराठी मानुस वाला जो कॉन्सेप्शंस था, जो वहीं तक जो सीमित थी उसकी सोच, वो उससे बाहर निकला। तो मुझे लगता है कि जब राज ठाकरे यदि आएंगे तो जो एक शक है कि उससे उत्तर भारतीय बहुत नाराज हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उत्तर भारतीयों के मन में बहुत साफ है कि वो कोई विधानसभा के लिए, महाराष्ट्र के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो महाराष्ट्र के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, वो राजनीतिक राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो इससे राज ठाकरे के आने से मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। ये हाल की अगर आप राज ठाकरे के बयानों को देखेंगे तो उन्होंने ईवीएम के मुद्दों को उठाया है कि ईवीएम किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि मराठी जो है, मराठी मानुस जो हैं, वो बीजेपी और जो ये गठबंधन है इसके झांसे में नहीं आए। इस तरह के उनके बयान हैं रिसेंटली। तो उसके बाद आप क्या लगेगा काडर को? सर आज समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद आज कार्यकारिणी कुर्सी की में आप लोगों को शामिल होने के लिए।